हेलो एंड वेलकम टू AR अकेडमी। एक मरतबा फिर आप सबका स्वागत है इस AR अकेडमी के मंच पे। आज जो आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, जो हम MCQs आज डिस्कस करने जा रहे हैं, जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे सिलेबस का। और इससे एक या दो MCQs ज़रूर बनते हैं, एक या दो क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं एग्ज़ाम में। तो आज हम इसी को डिस्कस करेंगे और देखेंगे क्या क्या इम्पोर्टेंट है इसमें। तो ये सारा हम जो है आज डिस्कस करने वाले हैं। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है वो भी हम डिस्कस करेंगे लेटर, लेकिन फ़िलहाल आप इस पर ध्यान दीजिए। और इसके साथ साथ अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो चलिए स्ट्रेट अवे हम क्वेश्चंस की ओर जाते हैं, और अगर आपको ये अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो पहला क्वेश्चन जो है, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989। आपको बताना है कि जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट जो है उसका मेन पर्पस क्या है, मोटिव क्या है, क्यों लाया गया था जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट। अगर आपने ये एक्ट थोड़ा सा भी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा इसका जो बेसिक पर्पस है वही आपको बताना है। ऑप्शन ए है टू सेंट्रलाइज पावर इन द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट में पावर को सेंट्रलाइज करना। टू प्रमोट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, टू एस्टैब्लिश डिसेंट्रलाइज्ड ग्रास रूट गवर्नेंस सिस्टम, टू कंट्रोल रूरल लैंड डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आप देखेंगे इसमें से, देखिए सेंट्रलाइज स्टेट गवर्नमेंट अगर पावर को सेंट्रलाइज करना चाहेगी तो वो ऑब्वियसली पंचायत को इस्टेब्लिश नहीं करेगी, क्योंकि पंचायत से क्या होगा, डिसेंट्रलाइज होता है पावर। तो ये ऑप्शन बिल्कुल नहीं है, ठीक है। दूसरा है टू प्रमोट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने के लिए बिल्कुल जो है पंचायत का कोई काम नहीं है। पंचायत उल्टा जो है रूरल डेवलपमेंट करती हैं, जो लोकल हमारे हैंड आप बोल सकते हैं क्राफ्ट्स वगैरह हैं, और जो लोकल इश्यूज़ होते हैं उनको डेवलप करने के लिए पंचायत को प्रमोट किया जाता है। टू कंट्रोल रूरल लैंड डिस्ट्रीब्यूशन, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन से कोई लेना देना नहीं है पंचायत का। तो यहाँ पे आप राइट ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट आंसर, जिसमें आपको देखने को मिलेगा टू एस्टैब्लिश ए डिसेंट्रलाइज्ड ग्रास रूट्स गवर्नेंस सिस्टम। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये एक मेन ऑब्जेक्टिव है जो हमारा पंचायती राज एक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ द जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट, जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989 एस्टैब्लिश्ड विच 3 टायर सिस्टम। कौन से 3 टायर का सिस्टम इसने इस्टेब्लिश किया। जैसे कि आपको पता है ये जो है पंचायती राज एक्ट, इट हैज़ एस्टैब्लिश्ड 3 टायर सिस्टम। तो उसमें आपको बताना है कौन कौन सा। हल्का पंचायत आपको पता है, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल और डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग डेवलपमेंट बोर्ड है ना। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड जो है, दैट्स द राइट ऑप्शन, दैट्स ऑप्शन नंबर बी वुड बी द राइट ऑप्शन। तो ये जो है विलेज लेवल पे है हल्का पंचायत, ब्लॉक लेवल पे है BDC जिसको हम बोलते हैं ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल, और फिर ओवरऑल जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड है जो इसको सुपरवाइज करता है ना, ठीक है। तो इसका जो चेयरपर्सन रहता है दैट इज़ द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, या फिर आपका जिसको आप DC बोलते हैं ना। तो ये जो चीज़ें हैं आपको याद रखने हैं 3 टायर सिस्टम में। और ये 3 टायर सिस्टम अकॉर्डिंग टू है ना जो इंडियन पंचायत हैं उनमें ये पाया जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको याद रखना है इनके नाम्स थोड़े अलग है। हल्का पंचायत, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल और डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड जो कि टॉप टायर पे आता है। Which chapter of the acts cover the duties and powers of the पंचायत। आपको बताना है कि पंचायत की ड्यूटीज़ और पावर्स कौन से चैप्टर में इन्होंने डील की है, यानी कि एक्ट जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट है उसका कौन सा चैप्टर है जो डील करता है विद द फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ द ड्यूटीज़, एक्चुअली नॉट फंक्शन, ड्यूटीज़ एंड पावर्स ऑफ द हल्का पंचायत। तो ये आपको बताना है चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 या चैप्टर 4। तो राइट ऑप्शन वुड बी चैप्टर नंबर 3। चैप्टर 3 जो है इसी में इन्होंने डील किया है जो कि ड्यूटीज़ एंड पावर्स जो है हल्का पंचायत के क्या क्या रहेंगे, जिसमें कलेक्शन ऑफ टैक्सेस हैं, वो टैक्सेस को लेवी कर सकते हैं, जिसमें आप देखेंगे कि उनको जो है
प्लान्स बनाने होते हैं विद रिस्पेक्ट टू द डेवलपमेंट ऑफ देयर विलेजेस और यू कैन से देयर कम्युनिटीज़, तो ये चीज़ें इसमें आती हैं। और हल्का पंचायत पे जो हेड रहता है दैट इज़ सरपंच ऑब्वियसली, तो सरपंच के पास काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पे पावर्स होते हैं इन चीज़ों को देखने का, जो कि डेवलपमेंट ऑफ द पंचायत के लिए इम्पोर्टेंट होगा। देन नेक्स्ट इज़ विच अंडर द एक्ट विच बॉडी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लॉक लेवल एडमिनिस्ट्रेशन। ब्लॉक लेवल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कौन सी बॉडी रिस्पॉन्सिबल है, ये मैंने अभी आपको बताया। पहले आता है हल्का पंचायत, है ना, 3 टायर सिस्टम में हमने ये पढ़ा। हल्का पंचायत जो कि आपकी जो है पंचायत को यानी कि विलेजेस को देखेगी। उसके बाद आएगा ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल, है ना, इसके ऊपर आता है BDC ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल, और इसके ऊपर आता है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड। ठीक, तो आपको ये पूछ रहा है ये कि कौन सा रिस्पॉन्सिबल है एट ब्लॉक लेवल। ब्लॉक लेवल पे कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी वुड बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। विच सेक्शन ऑफ द एक्ट डिफाइंस द पंचायत फंड। पंचायत फंड कौन से सेक्शन में डिफाइन किया गया है। सेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं, तो आपको बताना है कि इस एक्ट का कौन सा सेक्शन है जो डिफाइन करता है पंचायत के फंड्स को। ठीक, इसका आंसर देखिए, जो इसके ऑप्शंस हैं सेक्शन 3 है, फिर सेक्शन 28, सेक्शन 55 एंड सेक्शन 70। फटाफट से आप इसका आंसर कीजिए। देखिए इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ सेक्शन 55। सेक्शन 55 में जो है इसको डिफ़ाइन किया गया है, दैट इज़ पंचायत फंड्स जो है सेक्शन 55 में डिफ़ाइन किया गया है। सो यू हैव टू टेक नोट ऑफ दिस, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है सेक्शन 55 जो कि पंचायत फंड्स को डिफ़ाइन करता है। अगर मैं सेक्शन 70 की बात करूं तो ये स्टेट गवर्नमेंट को पंचायत से रेगुलेट करने के लिए पावर्स देता है। हालांकि यहाँ पे ये क्वेश्चन भी है इसके बाद, तो यही क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। विच सेक्शन ऑफ द एक्ट ग्रांट्स द गवर्नमेंट अथॉरिटी टू रेगुलेट पंचायत्स। गवर्नमेंट को यानी कि स्टेट गवर्नमेंट को कौन सा सेक्शन अथॉरिटी देता है टू रेगुलेट द पंचायत्स, यानी कि गवर्नमेंट अगर पंचायत को रेगुलेट करेंगे तो अंडर विच सेक्शन ये काम इनका पड़ता है। तो ये जो काम पड़ता है ये सेक्शन 70 में, जैसे मैंने आपको कहा ये सेक्शन 70 में इनको आता है। ये इनको दिया गया है कि अगर जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो रेगुलेट करना चाहेंगे तो सेक्शन 70 में, जैसे मैं आपको एक सिंपल सी बात यहाँ पे समझा देता हूँ। अगर ये ऐसा लगा स्टेट गवर्नमेंट को कि कोई किसी पंचायत का जो है सरपंच या कोई पंचायत अच्छे से काम नहीं कर रही है, उनका जो हेड है वो ठीक नहीं है और उसको उन्होंने वहाँ से आप बोल सकते हैं सस्पेंड ही कर दिया सरपंच को या उसको हटा दिया, तो वहाँ पे वो लोकल एडमिनिस्ट्रेटर किसी को बना के भेज देते हैं, लोकल एडमिनिस्ट्रेटर, और वो लोकल एडमिनिस्ट्रेटर 6 महीनों तक वहाँ पे उसको चला सकता है। तो ये किसके पास ये अथॉरिटी है, ये भी स्टेट गवर्नमेंट के पास है कि वो लोकल एडमिनिस्ट्रेटर हैं किसी जगह किसी भी पंचायत में या किसी भी हल्का पंचायत में तय कर सकते हैं और अपॉइंट कर सकते हैं। और ये जो लोकल एडमिनिस्ट्रेटर वो अपॉइंट कर सकते हैं, ये इसी सेक्शन के थ्रू इनको ये पावर मिलता है क्योंकि वो रेगुलेट कर सकते हैं पंचायत को थ्रू सेक्शन 70 ऑफ द पंचायती राज एक्ट। इसमें इन्होंने जो गाइडलाइंस हैं और आप बोल सकते हैं जो गवर्नमेंट को गाइडलाइंस हैं वो इसी सेक्शन के तहत मिलती हैं। ठीक, नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ द रोल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड अंडर द एक्ट। इनका रोल क्या है, जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड है इनका क्या रोल है इस एक्ट के अंदर, ये आपको यहाँ पे बताना है। ऑप्शंस आप पढ़ लीजिए। टू कंडक्ट देयर इलेक्शंस एट द विलेज लेवल, टू हैंडल पब्लिक हेल्थ इश्यूज ओनली, to oversee district level development planning and resource allocation, to dissolve पंचायत। देखिए ये हमने बताया कि ये जो है DP डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग डेवलपमेंट बोर्ड ये टॉप टायर पे है और टॉप टायर पे ये क्या करेगी, सारे डिस्ट्रिक्ट की जो डेवलपमेंट्स हैं या सारी डिस्ट्रिक्ट की जो प्लानिंग है
या रिसोर्सेज हैं उनको ये ओवरसी करती हैं, उनको ये देखती हैं, ठीक है। तो ये राइट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन नंबर सी, टू ओवरसी द डिस्ट्रिक्ट लेवल डेवलपमेंट प्लानिंग एंड रिसोर्स एलोकेशन। ये जो काम है ये यही बोर्ड करता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज इज इलेक्टेड थ्रू डायरेक्ट इलेक्शंस एज पर द एक्ट। डायरेक्ट इलेक्शन से कौन सी बॉडी इनमें से बनाई जाती हैं? डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग डेवलपमेंट बोर्ड, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल, हल्का पंचायत या ऑल ऑफ द अबव। फटाफट से आप आंसर कीजिए इसका। इसमें जो है सबसे इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है कि जो हल्का पंचायत है यहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी इलेक्शंस होते हैं लेकिन इनडायरेक्ट होते हैं। यहाँ पे जो है डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। जो रेजिडेंट्स होते हैं उस पर्टिकुलर, आप बोल सकते हैं विलेज ही बोल सकते हैं, विलेज के या उस एरिया के वो जो है रिप्रेजेंट, वो जो है इलेक्ट करते हैं इसको, उनको वहाँ पे इलेक्शंस कराए जाते हैं। फिर वहाँ पे जो भी जीतेगा, मतलब सरपंच जो बनते हैं या वार्ड मेंबर जो बनते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पे जो है हल्का पंचायत पे, यहाँ पे आपको डायरेक्ट इलेक्शंस देखने को मिलेंगे। ये आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पे इलेक्टोरल रोल में जो भी रेजिडेंट्स आते हैं ना 18 से ऊपर, वो इलेक्टोरल रोल में कंसिडर होते हैं और फिर वही उनको इलेक्ट करते हैं, ठीक है। एक बार क्वेश्चन आया था कि वार्ड मजलिस के मेंबर कौन कौन से होते हैं ना। वार्ड मजलिस जो होती हैं इनके मेंबर कौन कौन से होते हैं? वार्ड मजलिस में सारे मेंबर्स होते हैं उस कम्युनिटी के जो कि इलेक्टोरल रोल में आते हैं, जिनका नाम इलेक्टोरल रोल में आता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। इलेक्टोरल रोल में अगर इनका जिसका भी नाम आएगा वो उस वार्ड मजलिस के या हल्का मजलिस के मेंबर बनते हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद सेक्शन 5 ऑफ द एक्ट इज़ मेनली कंसर्न विद विच ऑफ द फॉलोइंग। सेक्शन 5 जो है किससे कंसर्न है, यानी कि इसमें जो सेक्शन 5 है वो किससे कंसर्न है? जो हमारा पंचायती राज एक्ट है उसमें जो सेक्शन 5 आता है वो किस चीज़ को लेके हमें डायरेक्शंस या आप बोल सकते हैं रेगुलेशंस, रेगुलेट किस चीज़ को करता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑफ पंचायत, हमने ये देखा फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में, फंड्स के बारे में, वो कहाँ पे आता है? सेक्शन 55 में। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड वोमन। फॉर्मेशन ऑफ डीपीडीपी नहीं। ऑडिट रिक्वायरमेंट्स में भी ये नहीं है। हालांकि इसका जो राइट आंसर रहेगा दैट इज़ फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड वोमन है, ये आप ध्यान रखेंगे, ये इससे रिलेटेड है। सेक्शन 5 से क्वेश्चंस पहले भी पूछे जा चुके हैं, तो सेक्शन 5 आपको अच्छे से याद रखना है। ये रिजर्वेशन ऑफ सीट्स के रिलेटेड है। अगर आप बात करेंगे वोमेंस के लिए तो 33% रिजर्वेशन यहाँ पे वोमेंस के लिए होती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स फोकसेस ऑन फाइनेंस, अकाउंट्स एंड ऑडिट ऑफ पंचायत। इसमें से कौन सा एक्ट है जो फोकस करता है फाइनेंस पे, अकाउंट्स पे और ऑडिट पे, जो कि पंचायत से रिलेटेड है, ठीक। तो ये आपको बताना है विच चैप्टर ऑफ द एक्ट, कौन सा चैप्टर फोकस करता है आपका फाइनेंस पे, ऑडिट पे, जो कि पंचायत से रिलेटेड है। तो चैप्टर्स और सेक्शंस बीच बीच में इनसे क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए यहाँ पे आप ये क्वेश्चंस देख रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इन पे आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। चैप्टर 6 की अगर हम बात करेंगे तो ये एड्रेस करता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, ठीक। ये आपको याद रखना है। चैप्टर 6 जो है इट एड्रेसेस द फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग ऑफ पंचायती फंड्स, हैं, ताकि ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर किया जाए, ठीक है। चैप्टर 6 ये आप अच्छे से याद रखेंगे। कुछ और क्वेश्चंस हम देखेंगे। सेट 2, इसमें 3 सेट्स हैं वैसे, लेकिन आज हम 2 सेट्स देखेंगे। ये हैं क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे, हालांकि 1 मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि सेट 2 का पहला क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ द वार्ड मजलिस इन द जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट। देखिए अभी हमने पढ़ा हल्का पंचायत, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल, देन डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग डेवलपमेंट बोर्ड, लेकिन उससे पहले हल्का में वार्ड मजलिस भी आती हैं और हल्का मजलिस भी आती हैं।
तो वार्ड मजलिस क्या होती है, जिसमें एक वार्ड के सारे मेंबर जो हैं, जो भी इलेक्टोरल रोल में जिनका नाम होगा, वो बंदे जो हैं वार्ड मजलिस में शामिल हो सकते हैं। वार्ड मजलिस उसी को कहते हैं जिसमें सारे बंदे आते हैं उस वार्ड के जिनका इलेक्टोरल रोल पे नाम होता है, यानी कि जो एलिजिबल होते हैं फॉर द जो इलेक्शन होता है उसमें एलिजिबल होते हैं वो टू कास्ट द वोट। तो इनका मेन पर्पज़ क्या है, तो हैंडल एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़ ऑफ द हल्का पंचायत। नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़ तो हल्का पंचायत की नहीं करेंगे हैंडल, क्योंकि वो सरपंच करता है। तो असिस्ट द हल्का पंचायत इन डेवलपमेंट प्लानिंग, ये बिल्कुल काम है इनका, असिस्ट कर सकते हैं ये डेवलपमेंट प्लानिंग में, जो कि वार्ड मजलिस होती है। ठीक है, और इस वार्ड मजलिस के बारे में ये भी कभी कभी क्वेश्चन आता है कि कितनी दफ़ा ये वार्ड मजलिस एक साल में मिल सकती हैं, यानी कि इनका मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, कब तक इनको एक बार मिलना ही मिलना है। तो वार्ड मजलिस की अगर मैं बात करूँगा, इनको 3 महीनों में एक दफ़ा मिलना ही मिलना, एक दफ़ा 3 महीनों में, 3 मंथ्स में एक दफ़ा इनको मिलना ही मिलना ज़रूरी है। तो ये आपको याद रखना है वार्ड मजलिस से रिलेटेड। हु आर द मेंबर्स ऑफ द वार्ड मजलिस, वार्ड मजलिस के मेंबर्स कौन से हैं, मैंने अभी आपको कहा ऑल एडल्ट रेजिडेंट्स, वहाँ के जो भी एडल्ट रेजिडेंट्स हैं जो कि लिस्टेड हैं ऑन इलेक्टोरल रोल, वो इसके मेंबर्स होते हैं। इलेक्टोरल रोल में जिनका भी नाम आता है जो कि रेजिडेंट्स हैं उस वार्ड के, वो इसके मेंबर्स यहाँ पे बन जाते हैं। हाउ ऑफन डज द वार्ड मजलिस मीट, वार्ड मजलिस कितनी दफ़ा मिल सकती हैं, ये मैंने आपको अभी बताया, वंस एवरी 3 मंथ्स, एक मरतबा इनको हर 3 महीनों में मिलना ही मिलना है। अब अगर ये क्वेश्चन इसने उल्टा करके पूछा है कि एक साल में कितनी दफ़ा इनको मिलना ज़रूरी है, तो 4 दफ़ा ये आप याद रखेंगे। ठीक, देन व्हाट इज़ द क्योरम रिक्वायर्ड फॉर वार्ड मजलिस, वार्ड मजलिस के लिए इनको कितना मिनिमम कोरम चाहिए। कोरम का क्या मतलब होता है कि कितने लोग मिनिमम होने चाहिए मजलिस में, ताकि हम उसकी जो आप बोल सकते हैं जो उनका काम है फिर वो शुरू कर सकें। जैसे हमारे क्या बोलते हैं इसको, लोकसभा में आप बोल सकते हैं जो है मिनिमम कोरम रिक्वायर्ड होता है 15% ऑफ द टोटल मेंबर्स, वैसे ही यहाँ पे, ताकि बिजनेस ट्रांजैक्शन, बिजनेस की बात कर सके, जो जिसके लिए वो मिल रहे हैं वो उसकी बात कर सके। वहीं पे यहाँ पे वार्ड मजलिस की अगर हम बात करेंगे तो मिनिमम कोरम है 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर्स। ठीक है, तो 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर, जितने भी मेंबर्स वहाँ पे हैं यानी कि इलेक्टोरल रोल में, उनके 1/10 जो मेंबर्स हैं वो मिनिमम क्योरम है। उसके बाद ही यहाँ पे कोई बात हो सकती है, कोई इशू उठा सकते हैं। वो प्रेजाइड्स ओवर द हल्का मजलिस मीटिंग, अब हल्का मजलिस मीटिंग जो होती है इसको प्रेजाइड कौन करता है। देखिए मैंने आपको अभी बताया हल्का मजलिस में सिर्फ सॉरी ये हल्का मजलिस है, अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, वार्ड मजलिस। तो हल्का मजलिस में आपको सरपंच भी प्रिजाइड कर सकता है, या फिर जो पंच होते हैं वो प्रिजाइड कर सकता है। देखिए इसमें ऑप्शन है पंच और सरपंच, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, लोकल एमएलए, ये तो नहीं करेंगे, लेकिन आपको पता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर यहाँ पे नहीं आएंगे, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से नहीं, बल्कि दिस इज़ द राइट ऑप्शन, पंच या सरपंच इसको कर सकते हैं हल्का मजलिस को। ठीक, व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ हल्का मजलिस मीटिंग, अब हल्का मजलिस मीटिंग की फ्रीक्वेंसी क्या है। ठीक है, देखिए ये स्ट्रक्चर जो है ना, पंचायती हल्का पंचायत सबसे ऊपर आती है यहाँ पे, हल्का पंचायत, हल्का पंचायत, हल्का पंचायत के नीचे आएगी हल्का मजलिस, हल्का मजलिस के नीचे आएगा वार्ड मजलिस, वार्ड मजलिस। तो यहाँ पे एक वार्ड की बात की जाती है, यहाँ पे उस हल्के की बात की जाती है, उसमें कई वार्ड्स आ सकते हैं, तो यहाँ पे वो बात हो रही है, और यहाँ पे फिर हल्का पंचायत यानी कि पूरी पंचायत की बात होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ मीटिंग्स, यहाँ कितनी बार ये मिलेंगे, वो जो हल्का मजलिस है वो कितनी बार मीटिंग करेगी एक साल में, ये आप बोल सकते हैं, या फिर कितने टाइम के बाद इनको मिलना ज़रूरी होता है, एक मीटिंग ज़रूरी होते हैं। तो इसमें भी वंस इन एवरी 3 मंथ्स ये आप याद रखेंगे, वंस एवरी 3 मंथ्स इसका भी राइट ऑप्शन रहेगा। वार्ड मजलिस हो या हल्का मजलिस हो, ये आपको ध्यान में रखना है कि एक मरतबा इनको 3 महीनों में मिलना ही मिलना है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द कोरम रिक्वायर्ड, इसमें भी कोरम आपको वही चाहिए जो मैंने वहाँ पे डिस्कस किया। देखिए इन पे जो है ना क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, इसलिए मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ।
हल्का मजलिस और वार्ड मजलिस पे आप जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख सकते हैं। इस पे क्वेश्चंस बनते हैं 2/3 नहीं बल्कि 1 ओके क्योरम रिक्वायर्ड फॉर इसके लिए क्योरम कितना चाहिए? ओके ओके इसके लिए 1/10 चाहिए था हमें, वो था हल्का मजलिस। वार्ड मजलिस के लिए 1/10 चाहिए था, इसके लिए 1/4 चाहिए हमें, 1/4 ऑफ द मेंबर्स चाहिए। वन फोर्थ चाहिए हमें, 1/4, 2/4 नहीं, 1/2 ऑफ द टोटल मेंबर्स। तो इस का व्हाट इज़ द quorum required फॉर द हल्का मजलिस मीटिंग? तो यहाँ पे जो है थोड़ा आप ध्यान देंगे, ये जो है ना सॉरी यहाँ पे जो है इसमें जो राइट ऑप्शन रहेगा दैट इज़ हेयर यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हुई। हल्का मजलिस की जो मीटिंग्स हैं वो एक साल में 2 बार होती हैं, ठीक है। तो एक साल में 2 बार होती हैं हल्का मजलिस की मीटिंग्स, ये आप ध्यान में रखेंगे। इससे पहले हमने पढ़ा था वार्ड मजलिस, उनको 3 महीनों में एक बार मिलना ही मिलना है, लेकिन हल्का मजलिस की बात अगर हम करेंगे तो ये साल में सिर्फ 2 बार मिलते हैं, यानी कि 6 महीनों में एक बार ये मिलते हैं। अब रही बात व्हाट इज़ द क्योरम रिक्वायर्ड, क्योरम रिक्वायर्ड कितना चाहिए? अब हल्का मजलिस के लिए, वार्ड मजलिस के लिए हमने अभी पढ़ा, उनको चाहिए 1/10। हल्का मजलिस की अगर मैं बात करूं तो इनको 2/3 ऑफ टोटल जो मेंबर्स हैं दैट इज़ द क्योरम रिक्वायर्ड हल्का मजलिस मीटिंग के लिए, ठीक, 2/3 ऑफ टोटल मेंबर्स। तो ये राइट ऑप्शन है हमारा। उसके बाद व्हाट इज़ द रिजर्वेशन परसेंटेज फॉर वुमेन इन हल्का पंचायत अंडर दिस एक्ट? ये मैंने आपको पहले ही एक क्वेश्चन में बोला था कि 33% रिजर्वेशन यहाँ पे रिक्वायर्ड है वुमेन के लिए, ये आपको याद रखना है। रिजर्वेशन फॉर वुमेन अगर बात होगी तो 33% रिजर्वेशन की रिक्वायरमेंट है एज पर दिस एक्ट। हाउ लॉन्ग इज़ द टेन्योर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स इन द हल्का पंचायत? हल्का पंचायत में कितना लंबा इनका टेन्योर होता है? इनका टेन्योर जो होता है 5 ईयर्स का होता है, 5 साल का टेन्योर होता है। चाहे वो आपका सरपंच हो, पंच हो, जो भी हैं उनका जो हम हल्का पंचायत में जो भी इलेक्टेड लोग आते हैं उनका जो टर्म होता है दैट इज़ 5 ईयर्स, ये आपको ध्यान रखना है। What majority is required for passing a resolution to remove a सरपंच on grounds like misconduct? सरपंच को रिमूव करने के लिए कितनी मेजॉरिटी आपको चाहिए? देखिए सरपंच को रिमूव करने के लिए भी प्रावधान है इस एक्ट में, और वो इस पे है क्योंकि वो अगर मिसकंडक्ट करता है या फिर कोई जो इसकी ड्यूटी है वो अच्छे से नहीं कर पाता है तो आप उसको यहाँ पे रिमूव भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको रेजोल्यूशन पास करना होगा, और उस रेजोल्यूशन को पास करने के लिए यहाँ पे आपको 2/3 की मेजॉरिटी चाहिए, 2/3 मेजॉरिटी यहाँ पे चाहिए, तब जाके आप उसको कर सकते हैं। सपोज़ एक हल्का पंचायत में 10 पंचेस हैं, ठीक है। ये भी आपको क्वेश्चन पहले पूछा गया है कि एक हल्का पंचायत में कितने मेंबर्स हो सकते हैं, पंचेस से लेके तो 7 से 11 तक हो सकते हैं, एक्सक्लूडिंग जो हमारा सरपंच होता है। सरपंच के बगैर 7 से 11 मेंबर्स आते हैं हल्का पंचायत के अंदर, ठीक है। तो अगर एक हल्का पंचायत है जिसमें 10 मेंबर्स हैं, अब इनको सरपंच को रिमूव करना है तो यहाँ पे रेजोल्यूशन पास होगा। रेजोल्यूशन पास होगा तो इसका 2/3 मेजॉरिटी आपको आनी चाहिए। 2/3 इंटू 10 आप करेंगे तो कितनी मेजॉरिटी आनी चाहिए ये आपको यहाँ पे इम्पोर्टेंट दिया गया है, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे 50% की तो 5 आएंगे, लेकिन 2/3 चाहिए आपको, तो मिनिमम आपको 7 या 8 लोगों को हामी होनी चाहिए, तब जाके आप सरपंच को यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो रेजोल्यूशन अगर पास करना है तो 2/3 की मेजॉरिटी चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है। दिस इज़ इट। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, हालांकि कुछ और भी क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, लेकिन मुझे लगता है फ़िलहाल हम इतना ही पढ़ेंगे इसमें, और इतने क्वेश्चंस में से आपको ज़रूर एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये कुछ और क्वेश्चंस हैं, इनको भी आप अगर आपको ट्राई करना है तो आप एक काम कर सकते हैं, आप मुझे टेलीग्राम पे या फिर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। आपको ये व्हाट्सएप नंबर मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, तो आपको ये PDF भी मिल सकती हैं। तो अपना तो एक मरतबा फिर से मैं आपसे वही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस चैनल को ज़रूर फॉलो करें, और जो भी
चीज़ें बची हैं अभी जम्मू एंड कश्मीर सिलेबस के में, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल का जो सिलेबस है उसमें हम ज़रूर बाकी चीज़ें भी डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले भी कुछ डिस्कस की हैं, तो अगर आपने नहीं देखा है तो यहाँ पे इस चैनल पे एक प्लेलिस्ट बना हुआ है जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल का जो सिलेबस जो हमने डिस्कस किया अभी तक, तो वहाँ पे आप जाके सारे वीडियोस देख सकते हैं और ऐसे ही MCQs के थ्रू आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ख्याल रखिए, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।